नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है जो कि 30 दिनों का पूरा बैच होगा और आज 5वां दिन है दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आपको लोग बता दूं कि हम लोग UPSSC PET का मास्टर बैच 30 दिनों का लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम डेली 2 क्लासेस चलाते हैं, एक दोपहर 12 बजे, एक शाम को 6 बजे क्लासेस लाइव हुआ करती है। और दोनों ही क्लासेस को ध्यानपूर्वक प्रॉपरली देखना है अगर आप सीरियसली UPSSC PET का एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों UPSSC PET का एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंडर में 4 से 5 वैकेंसीज कवर होगी और बैक टू बैक PET के रिजल्ट के बाद सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हर जो क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर चैट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताना है। फटाफट से सभी लोग तैयार हो जाइएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों ये पूरी तरीके से UPSSC PET के पैटर्न पे डेडिकेटेड है, इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक जाना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्योंकि हमने सटीक पॉइंट्स को उठाया है। और अगर आपने एक भी पॉइंट्स मिस किया तो ये आप लोगों का सीधा लॉस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन शुरू होगा वो प्राचीन इतिहास से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, SR राव ने या फिर SR बिष्ट ने। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइएगा इसके आंसर सभी लोग, फटाफट से इसके आंसर दीजिएगा। 10 सेकंड के अंदर आप लोग का आंसर देना, 10 सेकंड का टाइम होगा। लोथल की खोज किसने की थी, जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SR राव। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद जिले जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद जिले के सरागवाला गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर एक जगह स्थित है जिसको हम लोग लोथल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस लोथल को सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। अगर एग्जाम में पूछ ले कि लोथल की खोज कब की गई थी तो 1954 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1954 में लोथल की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, SR राव के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। क्या है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। 4 ऑप्शन है, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का टाइम है, फटाक से इसका आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। जल्दी से बताइएगा इसके अंदर फटाफट से, जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। कौन, धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। और दोस्तों ये धौलावीरा कहाँ पे है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है ना। और स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से ये धौलावीरा जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से, कोटदा टिम्बा के नाम से जाना करते हैं स्थानीय रूप में, ठीक है ना। बाकी इसका वास्तविक नेम धौलावीरा है और ये दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जहां पे सत्य या सत्य लिखा हो वहां पे पहले तो आप गोला लगा दिया करो, फिर आप ऑप्शंस को पढ़ा करो। 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है, देखिएगा 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक, इसके ऑप्शन देखिएगा। पहला कह रहा है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। दूसरा कह रहा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। चौथा ऑप्शन कहता है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बताना है आप लोगों को कि इनमें से कौन सा सत्य है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सत्य है। दोस्तों मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर, पशुपालन पर, दस्तकारी पर और व्यापार पर आधारित थी।
और यहाँ से जो अवशेष वनस्पति अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती किया करते थे और सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था, ठीक है ना। और दोस्तों यूनानी भाषा के लोग, यूनानी जो लोग हैं वो कपास को सिडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपास को सिडोन बोला करते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दोस्तों सिंधु से हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। अच्छा, मैं अगर हिंदी में आपको इसका मतलब बता दूं मोहनजोदड़ो का, तो आप इसका आंसर बता दोगे बड़े आराम से। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। अब तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से दीजिए आंसर सभी लोग, जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर लिखिए। बिल्कुल 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 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और एग्जाम में पूछ ले कि मोहनजोदड़ो खोज कब की गई थी? तो दोस्तों ये खोज 1922 में की गई थी, ठीक है ना। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। और दोस्तों अगर पूछ रहे मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के मुहाने पर या सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है माउंट ऑफ द डेड है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां मिले हैं? 4 ऑप्शन है, बनवाली में, चन्हूदड़ो में, सुतकागेडोर में या फिर सुरकोटड़ा में मिले हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइएगा जल्दी से, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां पे मिले हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटड़ा। क्या है? सुरकोटड़ा में मिले हैं घोड़े की अस्थियों के अवशेष। ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सुरकोटड़ा है कहां पे? तो सुरकोटड़ा दोस्तों गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है सुरकोटड़ा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि घोड़े के दांत कहां पे मिले हैं, तो दोस्तों घोड़े के दांत रानागुंडई में मिले हैं। कहां पे? रानागुंडई में घोड़े के दांत मिले हैं। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले दोस्तों कि घोड़े की मृण मूर्तियां कहां पे मिली है, घोड़े की मृण मूर्तियां कहां पे मिली है, तो घोड़े की मृण मूर्तियां लोथल और मोहनजोदड़ो में मिली हुई है, ठीक है ना। देख रहे हैं 3 क्वेश्चन कवर हुए एक साथ। घोड़े की अस्थियां कहां मिली है? तो सुरकोटड़ा में मिली है, ठीक है ना। और घोड़े के दांत कहां मिले? तो घोड़े के दांत रानागुंडई में मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्तियां कहां मिली है? तो लोथल और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये तीनों ही पॉइंट को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तीनों में से कुछ भी बन सकता है, इसलिए तीनों पॉइंट्स को मैं आप लोगों को रिकैप करवा रहा हूं, पूरा बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है तो हमारी जो फर्स्ट डे की क्लास है 12 बजे वाली, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे वैदिक संस्कृति से। कहां से? वैदिक संस्कृति से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझिएगा, प्रॉपर्ली नोट भी करिएगा। कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? 4 ऑप्शन है, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, आयुर्वेद या योग वेद। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से, कौन सा उपवेद नहीं है? 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा कौन सा उपवेद नहीं है, जल्दी बताइएगा, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो योग वेद है दोस्तों ये कोई उपवेद नहीं है,
ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो जो उपवेद है दोस्तों वो मुख्य मेनली 4 तरीके के हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन कौन से? पहला तो है आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्व वेद, तीसरा है शिल्प वेद, और शिल्प वेद को ही दोस्तों स्थापत्य वेद के नाम से भी जाना करते हैं, और चौथा है दोस्तों षष्ठ शास्त्र वेद, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ठीक है ना। और षष्ठ शास्त्र वेद को हम लोग धनुर्वेद के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है। इनमें से दोस्तों ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है। और दोस्तों जो गंधर्व वेद है, ये गंधर्व वेद दोस्तों आपके डांस और सॉन्ग से, नृत्य और संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। और जो शिल्प वेद है दोस्तों ये भवन निर्माण से संबंधित है। और ये जो आपका शस्त्र शास्त्र वेद है ये आपकी युद्ध की शैलियों से संबंधित है। किससे? युद्ध की शैलियों से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा योग वेद, क्योंकि योग वेद दोस्तों कोई उपवेद नहीं है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर्ली नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा आंसर। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। सभी तो फटाफट से चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखते जाइए फटाफट से। बिल्कुल 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 जल्दी दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा और चक्रवात के। दोस्तों जो इंद्र देवता है ये बादल के देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। बादल के देवता का मतलब कि वो देवता जो बारिश करवाते हैं। और दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र को ही माना गया है, ठीक है ना। और इंद्र को दोस्तों पुरंदर मतलब कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक है ना। और दोस्तों ऋग्वेद में ये इंद्र पर 250 सूक्तियां हैं। कितने? 250 सूक्तियां हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्तियां हैं, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट को समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कि इंद्र देवता बादल के देवता माने जाते हैं जो बारिश कराते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऋग्वेद के में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है और इनको दोस्तों पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब कि किले को तोड़ने वाला कहा गया है। और ऋग्वेद में ही दोस्तों इंद्र पर 250 सूक्तियां हैं। कितनी? 250 सूक्तियां हैं। तो ये तीनों पॉइंट को ही याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन वर्षा और चक्रवात सही जवाब हो जाएगा कि जो वैदिक देवता इंद्र हैं ये वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? 4 ऑप्शन है, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से इसके अंदर दीजिए सभी लोग, फटाफट से इसके अंदर सभी लोगों को देना है। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोग इसके आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, तुलसी। दोस्तों पंचगव्य में तुलसी सम्मिलित नहीं होता है। अब ये पंचगव्य क्या है तो पंचगव्य के बारे में बताऊं आपको। तो गाय के दूध, गाय का दूध से बना हुआ दही, घी, गौमूत्र, गौ का गोबर, इन सभी से निर्मित पदार्थ को हम लोग पंचगव्य बोला करते हैं, ठीक है ना। और इस पंचगव्य को आयुर्वेद में औषधि की मान्यता दी गई है। और जो तुलसी दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में जो तुलसी दिया गया है ये पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पंचगव्य में सम्मिलित नहीं है, तो तुलसी आपका सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पंचगव्य में क्या क्या शामिल है फिर से बता दे रहा हूं। पंचगव्य में दूध शामिल है, दही शामिल है, घी शामिल है, मूत्र शामिल है और गोबर शामिल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? 4 ऑप्शन है, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में या उपनिषद में। जल्दी इसका आंसर बताइएगा सभी लोग फटाफट से, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये जो महाजनी है, ये महाजनी प्रथा जो है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वहां पे देखने को मिलता है। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही सूदखोरों को कुशीदिन कहा गया है। क्या बोला गया? कुशीदिन, यहां लिख दे रहा हूं।
सूदखोरों को कुशीदिन कहा गया है? किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चार ऑप्शन है, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर दीजिए सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। किसके? यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ठीक है ना, या वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन यहां पे दिया गया है, जल्दी बताइएगा। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या फिर आरण्यक। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी दीजिएगा सभी लोग इसके अंदर, 10 सेकंड के अंदर देना है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाया करते हैं। बिल्कुल, वेदों के गद्य प्रकरण को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, या फिर वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाया करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ध्यान से पढ़िएगा जरा कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग फटाफट से। सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। जल्दी बताइएगा निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट से, जल्दी बताइएगा इसके अंदर, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से बताइए इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से दीजिए सभी लोग इसका आंसर। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है ना, और दोस्तों इस वेद में या ऋग्वेद में देवताओं को आवाहन करने का मंत्र दिया गया है। और दोस्तों ये जो ऋग्वेद है ये सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। और दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,552 मंत्र हैं। ठीक है ना, जिनमें देवी देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है ना, और दोस्तों ऋग्वेद में देवताओं को आवाहन करने का मंत्र दिया गया है। और दोस्तों यही ऋग्वेद सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत भी है। और ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,552 मंत्र हैं, जिनमें देवी देवताओं को स्तुतियां की गई है, देवी देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? चार ऑप्शन है, अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या सावित्री को। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या सावित्री को। जल्दी बताइएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जल्दी से इसके अंदर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड के अंदर जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सावित्री को। बिल्कुल सावित्री को इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, सावित्री को, ऑप्शन नंबर डी सावित्री को। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता मतलब कि सूर्य देवता को समर्पित है। सावित्री का मतलब क्या है? सूर्य है। यहां लिख लो आप लोग, ये जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है ये सावित्री देवता को समर्पित है। सावित्री देवता मतलब कि सूर्य देवता को समर्पित है। और दोस्तों ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना विश्वामित्र ने की है, या विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो सावित्री देवता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन भी है, जिसे हम लोग विश्वामित्र के द्वारा रचित माना करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की थी, भरत की थी, मेघनाथ की थी या सुग्रीव की थी? जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? जल्दी बताइएगा, बहुत ही कम लोग इसका आंसर जान पाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा आंसर सभी लोग 10 सेकंड के अंदर अंदर। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भरत। जी हाँ दोस्तों, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, ठीक है ना। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, ठीक है ना। जबकि जो है सीता माँ है ये भगवान राम की पत्नी थी, और जो उर्मिला थी ये लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है ना। और दोस्तों जो श्रुत कीर्ति है ये शत्रुघ्न की पत्नी थी, ठीक है ना। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी, राम की पत्नी सीता थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, और भरत की पत्नी दोस्तों कौन? मांडवी थी। याद रखिएगा, सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक या 24 दिन तक? जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट इसके आंसर बताइएगा। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। फटाफट से दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, और यह युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक लड़ा गया था, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन के प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, ठीक है ना। और यह युद्ध कुल 18 दिनों तक लड़ा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है हमारा आज का ये सेशन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे हमारे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई आपका अन्य क्वेश्चन है, कोई अन्य टॉपिक है, कोई अन्य डाउट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके डाउट या आपके डिमांड पे हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, ठीक है ना। और अगर इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमारे सारे वीडियोस के लिंक और सारे वीडियोस की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर को तुरंत इंस्टेंटली देंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ नया बेहतरीन सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड नाम लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म से जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं कल के सेशन में दोपहर 12 बजे, तब तक ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।